हेलो स्टूडेंट। तो कैसे भी आप लोग, उम्मीद करता हूँ लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो भाई, इस समय पर जो गर्मी का जो लेवल है वो काफी हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे समय में क्या करें कि आपने कम से कम समय अपना धूप में बिताएं। अगर फिर भी किसी काम से आपको जाना पड़ता है तो एक सूती कपड़ा, जिसको हमारे इधर परणा वगैरह बोलते हैं या गमछा वगैरह, उसको अपने साथ जरूर रखें, अपने फेस पर जरूर ओढ़ कर रखें, ताकि उससे जो लू है, जो गर्मी के जो लू है वो आपके फेस को खराब ना करे और आपको भी गर्मी से बचाए रखे। ठीक है। तो आज की जो सीरीज है 20 क्वेश्चन की, इस सीरीज में मैंने अच्छे खासे क्वेश्चन को पुट अप किया है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से ही लिए गए हैं। तो कोशिश करूंगा कि आपको जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं उनका बेसिक भी समझा पाऊँ, और उनका जो शॉर्ट मेथड है वो भी आपको समझ में आ सके। ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई भी आपका सजेशन है किसी भी चीज से रिगार्डिंग, तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अभी पहले क्वेश्चन से अपने स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि अंकिता ने मूल मूल्य पर 10% डिस्काउंट पर कुछ खिलौने खरीदे। प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो 50 रुपए है। ठीक है। यानी कि भाई देखो, 50 रुपए मूल्य वाले कुछ खिलौने खरीदे और हर खिलौने पर उसे 10 रुपए का 10% का डिस्काउंट मिला। 10% का डिस्काउंट यानी कि फिर 50 का 10% यानी 5 का डिस्काउंट, यानी कि अब कितने में उसको जो खिलौने हैं वो कितने में मिले? 45 रुपए में। ठीक है। यानी कि एक खिलौना उसे कितने में पड़ा? 45 रुपए में। ठीक है। यदि उसने 450 रुपए की कुल बचत की, यानी कि देखो, जो चीज उसे 50 रुपए में मिल रही थी वो अब उसे 10% का डिस्काउंट करने के बाद 45 रुपए में मिल रही है, तो इससे उसको कितने रुपए बैलेंस बच रहे हैं? उसके पास 5 रुपए। ठीक है। तो ऐसे ही कर करके उसने कितने रुपए सेव कर लिए अपने पास? 445। ठीक है। तो कह रहा है कि 450 रुपए, 450 रुपए सेव किए हैं उसने। तो कहता है 450 रुपए सेव करने के लिए उसने कितने खिलौनों को परचेज किया? तो कितने खिलौनों को परचेज किया होगा भाई? यहाँ पर बटे 5, यानी कि कितने? 90 किलो। यानी कि 90 खिलौनों को उसने क्या किया होगा? परचेज किया होगा, तब जाकर उसके पास जो उसकी टोटल सेविंग है वो कितनी आई होगी? 450 रुपए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक साइक्लिस्ट है एंड ए जॉगर है कवर ए डिस्टेंस सर्टेन डिस्टेंस एट ए सर्टेन स्पीड। यानी कि एक साइक्लिस्ट और एक जॉगर एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करते हैं। ठीक है। यदि जॉगर की जो स्पीड है वो सॉरी, पहले कहता है कि यदि साइकिल से उसने 1 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो जॉगर ने उसकी 1/3 दूरी को ही तय किया। ठीक है। यानी कि अगर मान लो इसने 1 किलोमीटर दूरी तय की है तो इसने 1/3 की दूरी तय की है। ठीक है। ये तो हो गया इनका डिस्टेंस। अब बात आती है भाई टाइम की। टाइम कह रहा है कि जितनी दूरी इसने तय की है भाई, इतनी दूरी को तय करने में जोगर को जितना समय साइकिल सवार को लगा, उससे 2 गुना समय किसको लगा है? जोगर को लगा। ठीक है। यानी कि देखो, ये डिस्टेंस अगर हम इस रेशो को अच्छी तरीके से बनाएंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 रह जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है इस दूरी को तय करने में साइकिल वाले को जितना समय लगा, मान लो इसको 1 घंटा लगा है, तो इसको जो समय लगा है वो कितना लगा है? 2 गुना समय लगा है, यानी कि 2 घंटे इसको लगे इस दूरी को तय करने में। ठीक है। अब यहाँ पर इनकी स्पीड का हमें रेशो बताना है, तो स्पीड क्या होती है भाई? डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड, यानी कि डिस्टेंस बटे टाइम रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना? 3। ठीक है। यहाँ पर भी अगर हम स्पीड निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है। दो को इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो इनका जो स्पीड का रेशो बनेगा वो कितना बनेगा? 6:1 बनेगा। लेकिन ये जो रेशो है ये साइकिल और जोगर का रेशो है। आपसे जो पूछा है वो जोगर और साइकिल का रेशो पूछा है, तो जोगर और जो साइकिल का रेशो होगा वो रेशो हो जाएगा 1:6, और ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक महिला ने 950 रुपए में एक वस्तु खरीदी और 1150 रुपए में उसे सेल कर दी, तो उसका प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है। तो कहता है 950 रुपए में उसने
एक वस्तु को खरीदा है और 1150 रुपए में उसे सेल कर दिया, तो ये इसका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, ये इसका क्या होगा, सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट हो या लॉस परसेंट हो, वो किस पर काउंट होता है, देखो प्रॉफिट हो या लॉस परसेंट हो, वो काउंट होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, तो देखो भाई कितने का प्रॉफिट हुआ है, 950 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और 1150 रुपए में उसे सेल कर दिया गया, तो 200 रुपए का क्या हुआ, उसे प्रॉफिट हुआ। और ये 200 रुपए का प्रॉफिट कितने रुपए खर्च करने पर हुआ है, ये हुआ है 950 रुपए खर्च करने पर इंटू 100। ठीक है, परसेंट निकालेंगे, यहाँ पर देखो 0, इससे निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5 से 19 और 5 से 4, 0 19 दूनी 38 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 बचेगा, 19 एक 19 बचेगा, यानी कि लगभग 21% इसका क्या हो जाएगा, आंसर। क्योंकि आपसे जो आंसर पूछा है वो निकटतम मान पूछा है, अप्रोक्स वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक है, तो 21.12 आएगा। ठीक है, तो यानी कि 21% हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो ये क्वेश्चन आप काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसकी लैंग्वेज को अच्छे से समझना। तो यहाँ पर कहता है कि एक वस्तु पर एक दुकानदार के मार्केट प्राइस पर 7.5% का डिस्काउंट देता है और उसके साथ साथ 10 रुपए प्रत्येक वस्तु के साथ कैशबैक भी देता है। यानी कि एक दुकानदार है जो कि 7.5% का तो डिस्काउंट दे ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ 10 रुपए का भी अलग से डिस्काउंट उसे दे रहा है, अभी भी वो 5 रुपए के प्रॉफिट में। ठीक है, तो एक तरफ कॉस्ट प्राइस, ये मार्केट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, भाई मार्केट प्राइस जो है उसका वो क्या है, एक्स है। ठीक है, यहाँ पर कहता है कि जो उसका मार्केट प्राइस हो वो हमको कितना लेना है, एक्स रुपए लेना है। ठीक है, एक्स रुपए में से कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 7.5 का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि एक्स का 7.5 अपॉन एक्स। ठीक है, इतने का डिस्काउंट वो दे रहा है। अगर हम इसको सही तरीके से लिखें तो एक्स का x माइनस एक्स का 7.5%। ठीक है, ये हो गया इसका सही रूप। अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 0 लगेगी। ठीक है, ये हो जाएगा 1000, 1000 में से 75 को माइनस करेंगे तो 925 आएगा, x आएगा बटे में 1000 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट को हटा देंगे तो हमें पता है कि यहाँ पर सॉरी 1000 का। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहता था आगे, आगे कहता है कि उसे अभी भी सॉरी 10 रुपए का अलग से भी क्या दे रहा है, कैशबैक भी दे रहा है। यानी कि इतने, ये तो इसका सेलिंग प्राइस है, इस प्राइस में से भी 10 रुपए का अलग से, यानी कि इसमें से भी माइनस क्या करना है, हमें 10 को करना। ठीक है, माइनस अगर हम 10 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, भी देखो इसको और अच्छे से सोल्व करोगे तो याद आएगा 0.925 एक्स आ जाएगा, माइनस 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो वैल्यू हमें मिली है ये अभी भी 5 रुपए के प्रॉफिट में है, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो इस सेलिंग प्राइस से अभी भी 5 रुपए कम है। तो अगर हम इसको कॉस्ट प्राइस के बराबर कर दें तो यानी कि हमें वो प्राइस मिल जाएगा, इसका कॉस्ट प्राइस हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस से 5 रुपए कम है तो 5 रुपए यानी कि इसमें से हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। सॉरी, कॉस्ट प्राइस से ये 5 रुपए अभी भी प्रॉफिट में था, तो प्रॉफिट वाले 5 रुपए को और इसमें से घटा देते हैं तो हमें वो प्राइस मिल जाएगा जो इसका एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो यानी कि 0.925x माइनस 15 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगर समझ पाए हो तो कमेंट में यस जरूर कर देना। अगर फिर भी कोई भी दिक्कत लगी है तो आप कमेंट में कोई भी अपनी जो भी आपको इसका पार्ट समझ ना आया हो उससे रिगार्डिंग आप कमेंट कर देना, मैं जरूर उसको देखूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हुए देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि एक आफ्टर डिडक्टिंग 15% ऑफ ए सर्टेन सम, यानी कि एक वैल्यू है जिसमें से हमने उसके 15% को माइनस कर दिया। अब 15% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है, देखो भाई ये होती है भाई 3/20, यानी कि जो वैल्यू अब 20 थी उसमें से हमने 3 को माइनस कर दिया है तो बैलेंस कितनी बची भाई,
17 यहाँ पर बैलेंस बचा। तो ये वैल्यू कितनी बन गई 17x/20। ठीक है, अब कहता है इसी वैल्यू में से इसका अगर हम 25% माइनस कर दें तो जो बैलेंस बचेगा वो कितना आ रहा है 4335 आ रहा है। ठीक है, यानी कि माइनस इसी वैल्यू का 25%, 20 इंटू 1/2। ठीक है, अब जो बैलेंस आएगा वो कितना आ रहा है 4335। ठीक है, तो कहता है वो वैल्यू कितनी है, यानी कि x की वैल्यू हमें जनरली यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर 80 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 68। 68 माइनस कितना 17x, और यहाँ पर आ जाएगा 80। ठीक है, यहाँ आएगा 4335। कैलकुलेट करोगे तो यहाँ आएगा 51। ठीक है, और 51 से इसको यहाँ पर डिवाइड करोगे तो यहाँ आ जाएगा, देखो 51x अपॉन में 80, यहाँ 4335। ठीक है, यहाँ 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, 17 से यहाँ पर 2 पर जाएगा। ठीक है, 34 आ जाएगा, यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर 5 पर जाएगा 85 आएगा। ठीक है, 85 यानी कि 8 बचेगा, तो फिर 5 पर जाएगा। 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 3 27, 3 5 15। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 6800। 6800 आ जाएगा आपकी इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक पुरुष का जो खर्च है वो उसकी इनकम का 70% है। यानी कि मान लो इनकम अगर 100 है कंप्लीटली, तो उसमें से जो उसका एक्सपेंडिचर है वो 70। ठीक, अब कहते हैं यदि उसकी इनकम 20% और 50% की दो लगातार यानी कि सक्सेसिव उसमें क्या हो जाए इंक्रीज हो जाए, तो नया व्यय उसके पिछले व्यय से कितना अधिक या कम होगा, ताकि नए बचत में पिछली बचत से 2.5 गुना की, यानी कि 2.5 गुना हो जाए। ठीक है, अभी जो उसका सेविंग है वो कितनी है 30 की है, तो इसकी 2.5 गुना यानी कि 2.5 गुना, इसकी 2.5 गुना कितनी होगी भाई 2 गुना हो जाएगी इसकी 60, और 60 और 15 यानी कि 75 हो जाएगी। ठीक है, इस 100 में कितने कितने की 20 और 50 की दो सक्सेसिव यहाँ पर क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। सक्सेसिव यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, तो यानी कि 20 और 50 70 प्लस 20 और 50 यानी कि भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा यानी कि 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 80, यानी कि 80 की इसमें वृद्धि हुई तो कितने की होगी ये 180 हो गई उसकी इनकम। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया यहाँ पर 105। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है कि जो नया एक्सपेंडिचर है वो पिछले एक्सपेंडिचर का कितना प्रतिशत अधिक है या कम है। ठीक है, इससे ये कितना अधिक है, तो ये अधिक है भाई इससे 35 70 है ना 100। ठीक है, यहाँ से हटाएंगे यहाँ आ जाएगा 50 यानी कि 50%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो आसान आसान से क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है नहीं कि जिसमें काफी ज्यादा मुश्किल हो, लेकिन मैं बेसिक से ही आपको करवा रहा हूँ। ऐसा कोई इसमें मैंने अभी तक किसी भी शॉर्ट मेथड का यूज नहीं किया है। जो बेसिक मेथड आपको यूज करना चाहिए सिर्फ वही इसमें यूज कर रहा हूँ। ठीक है भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर कहते हैं एक काम का, एक किसी भी काम का 80% जो है वो 20 दिनों में कंप्लीट, ठीक है 80% कंप्लीट करता है कितने दिनों में भाई 20 दिनों में। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि ए और बी मिलकर अगर साथ मिल जाए तो जो बैलेंस बचा हुआ काम है उसको 3 दिन में कर देते हैं। अगर किसी काम का 80% तो हो गया है, तो बैलेंस कितना बचा है 20%, तो 20% को करने में वो 3 दिन लेते हैं। ठीक है, मुझे इनकी एफिशिएंसी निकालनी है, और एफिशिएंसी हम तभी निकाल सकते हैं जब काम जो है वो बराबर। ठीक है, काम उनका बराबर होना चाहिए। काम को बराबर करने के लिए क्या करते हैं भाई, ये यहाँ पर 80% कर रहा है तो यहाँ पर भी मैं इसको 80% करवाने के लिए 4 से गुना कर देता हूँ।
4 से गुना हो जाएगा। अब यहाँ पर यानी कि ए और बी मिलकर जिस काम का 80% 12 दिन में करते हैं, वही ए 80% उसी काम का 20 दिन में करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे, वर्क हो जाएगा यहाँ पर 60, एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5, यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 आ गई, और बी की जो एफिशिएंसी आ गई वो यहाँ पर 2 आ गई। ठीक है, यानी कि ए और बी की अगर मिलकर 5 है और ए की सिर्फ 3 है, तो बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 2। ठीक है, अब आपसे कहता है कि इस काम का यानी कि कंप्लीट काम, अब अगर आप देखोगे तो ये जो काम है ये अभी 80% ही है, तो इसको 100% बनाना पड़ेगा। तो 80% यानी कि भाई 4/5 बराबर है कितना, 60 है। ठीक है, कंप्लीट बनाने के लिए 5 से गुना और बटे में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो यानी कि जो कंप्लीट काम होगा वो अपने आप में कितना होगा, 75। ठीक है, अब कह रहे हैं 75 काम को अकेला बी जब करेगा तो वो कितने दिनों में करेगा, तो 75 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 37.5 डेज। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपकी इस क्वेश्चन का आंसर। ज्यादा लेंथी नहीं है क्वेश्चन की, कोई भी एक्सप्लेनेशन ज्यादा लेंथी नहीं है, बस शर्त ये है कि आपको हर क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगर आप अरिथमेटिक को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं ना, अगर आप अरिथमेटिक ज्यादा अच्छा पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, अरिथमेटिक के 10-15 क्वेश्चन रोज पढ़िए। चाहे आपको वो सोल्व हो या ना हो, वो एक अलग मैटर है, लेकिन आप उसको पढ़ने की आदत डालिए। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे ना, तो वैसे वैसे आपकी जो उनको अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है ना, वो एक अच्छा खासा लेवल हो जाएगा। और जब अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आ जाएगी उस क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हमें कितना प्लस करना है, कितना माइनस करना है। जनरली होता क्या है, जब भी हम अरिथमेटिक के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो वहां पर हमें जो मेन प्रॉब्लम से फेस करनी पड़ती है वो लैंग्वेज की फेस करनी पड़ती है, ना कि वैल्यूज की। वैल्यू अगर आप देखोगे तो यही क्वेश्चन अगर मैं छोटी छोटी वैल्यू देखो 20 और 12 यहाँ पर, तो इनका एलसीएम निकालने के लिए आप देरी थोड़ी लगाएंगे, यहाँ पर कोई देरी नहीं लगेगी। लेकिन बस शर्त है कि आपको पता होना चाहिए कि जो टोटल वर्क निकल रहा है या फिर टोटल काम है वो 80% है, 30% है या 40% है, या फिर क्वेश्चन क्या आपसे कहना चाहता है, क्या आपसे निकलवाना चाहता है। ठीक है, और वो तभी आपसे हो पाएगा जब आप अरिथमेटिक के कम से कम 10-12 क्वेश्चन डेली के जब आप उसको पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। देखो ये क्वेश्चन है एक, आपके पास क्यूबॉइड। ठीक है, इस क्यूबॉइड के अंदर आपको एक लंबी छड़ रखनी है। ठीक है, एक लंबी रोड रखनी है, उस लंबी रोड की लंबाई पता करनी है। उस लंबी रोड की जो लेंथ होगी वो बराबर होगी जितने भी साइड आपको दे रखी है, जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट आपको दे रखी है, तो इसकी जो लेंथ होगी वो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, और इन्हीं का अंडर रूट होगी। जैसे यहाँ पर करोगे तो यहाँ आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, प्लस यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, ये आ जाएगा 200। और अंडर रूट 200 से बाहर कितना आएगा भाई, ये आएगा आपका 10। यही हो जाएगा बेसिकली आपका आंसर। ठीक है, यह है रोड की लेंथ। ठीक है, जो कि यहाँ से यहाँ तक आपकी रखी जाएगी, यानी कि इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक यहाँ पर इसको इस तरीके से रखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो देखो इसका जो बेस बनेगा, ये बेसिकली ये जो अंडर पर नीचे की तरफ जो इसका रेक्टेंगल बना हुआ है उसके डायगोनल पर रखा जाएगा। ठीक है, तो ये जो इसका डायगोनल होगा ये इसका बेस होगा। ठीक है, ये बेस, ये इसकी हाइट। ठीक है, ये इसका बेस हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हुए हम।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक पिज्जा बनाने के लिए जो चीज और सॉस का जो रेशियो है, एक पिज्जा बनाने के लिए चीज और सॉस का जो रेशियो आएगा वो 1 कप और आधा कप आएगा। ठीक है, अगर यहाँ आधा कप है तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, अब कहता है यदि रमा एक निश्चित संख्या में पिज्जा बनाने के लिए 15 कप सॉस का इस्तेमाल करती है। ठीक है, अगर 15 कप सॉस का इस्तेमाल कर रही है यहाँ पर, ठीक है, तो उसने पिज्जा बनाने के लिए कितने कप जो है वो चीज का इस्तेमाल किया होगा, सॉरी 15 कप सॉस का इस्तेमाल किया। तो चीज यहाँ पर डबल लगेंगी यानी कि 2 गुना हो जाएगी, तो यानी कि 30 कप। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। आसान आसान से क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल है नहीं। ये दिल्ली पुलिस के ही प्रीवियस ईयर के हैं, जो आपके जीडी कांस्टेबल के जो है अभी एग्जाम हुआ था पीछे, उसी से मैंने इनको पुट अप किया है, जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, और लगभग काफी इससे पहले जो मैं 8 क्लासेस करवा चुका हूँ उसमें भी लगभग ऐसे ही क्वेश्चन, अगर आप उनको देखेंगे तो डेफिनेटली बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलेगा, क्योंकि लेवल कुछ ज्यादा आता नहीं है आपके में, एडवांस कुछ ज्यादा पूछा नहीं जाता है। सिर्फ नॉर्मल अरिथमेटिक के ही कुछ क्वेश्चन और कुछ मिसलेनियस से आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक साइकिल चालक है जो कि 2 घंटे 30 मिनट में 20 मील और 1 घंटे 15 मिनट में 10 मील की यात्रा, तो प्रत्येक घंटे मील की जो औसत चाल है वो हमें बतानी है। तो देखो 20 मील जाने के लिए इसने 2 घंटे 30 मिनट, ठीक है, 20 मील, ठीक है, और 1 घंटे 15 मिनट में, 1 घंटा 15 मिनट इसमें 10 मील, हाँ 10 की मील, बेसिकली इनको बराबर ही कर लो, ये भी 20 मिनट हो जाएगा, ये भी 2 घंटा 30 मिनट हो जाएगा। ठीक है, एवरेज स्पीड आपको निकालनी है बस। एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, 5 घंटे हो जाएगी, और 5 घंटे में 40 मील। ठीक है, तो 8 आ जाएगी आपकी एवरेज स्पीड। ठीक है, यानी कि 8 मील पर आवर आ जाएगी आपकी एवरेज स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि साक्षी और कोमल जो है वो मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, भाई साक्षी और कोमल मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। कहता है कोमल उसी काम को 22 दिनों में पूरा कर सकती है, तो कोमल अकेले उस काम को 22 दिन में पूरा कर सकती है। ठीक है, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन साक्षी ने 3 दिनों के बाद जो है वो काम को छोड़ दिया। तो पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी निकालेंगे तो यहाँ पर इनका जो टोटल वर्क आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर 110 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 11 और यहाँ आ जाएगा 5, यानी कि इन दोनों की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 11। ठीक है, और कोमल अकेले की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 5। ठीक है, तो साक्षी की जो एफिशिएंसी आई वो कितनी आई, वो भी लिख देता हूँ यहाँ पर। साक्षी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 6। तो 3 दिन के बाद जो है वो साक्षी ने काम छोड़ा, यानी कि 3 दिन पहले साक्षी ने काम किया, यानी कि साक्षी ने जो काम किया वो कितना किया, 3 दिनों तक काम करके 18 काम को कंप्लीट किया। ठीक है, और कोमल ने शेष काम को अकेले पूरा किया। अब देखो 18 काम अगर साक्षी ने किया, ठीक है, 18 काम अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 92। ठीक है, 92 वर्क, इस 92 वर्क को कोमल ने अकेले पूरा किया। तो कोमल ने कितना काम किया होगा भाई, कोमल ने कितने दिनों तक काम किया होगा, 92 बाई 5 डेज तक। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भी। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन 2-3 स्टेट में आपसे पूछ लिया गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछ लिए जा सकते हैं। जैसे कहता है कि एक बैंक जो है वो ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करके 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। एक ग्राहक वर्ष की जनवरी और पहली जुलाई को 3200 रुपये जमा करता है और वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली राशि क्या, ठीक है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ उसका ब्याज निकालना है। अगर अर्धवार्षिक रूप से है तो एक ही साल में जो ब्याज है वो 2 बार लिया जाएगा, और ब्याज अगर 2 बार लिया जाएगा तो रेट आधी हो जाएगी। भाई देखो अर्धवार्षिक रूप में यहाँ पर 10% आपको क्या दी गई है, रेट दी गई है, ठीक है। लेकिन जब भी अर्धवार्षिक रूप यानी कि हाफ ईयरली अगर काउंट किया जाता है तो रेट को आधा कर दिया जाता है, टर्म को दोगुना कर दिया जाता है, यानी कि टर्म को बढ़ा दिया जाता है। अब आप जानते हैं कि एक ही साल में 2 हाफ ईयरली काउंट होते हैं, ठीक है। तो यानी कि पहले हाफ ईयरली पर 3200 रुपए का 3200 रुपए की जो अमाउंट है यहाँ पर, इसका 5% यहाँ पर लिया, ठीक है। 5% यानी कि 160, 160 यहाँ पर, 160 यहाँ पर, ठीक है। 160 रुपए यहाँ पर लिया जाएगा, 160 रुपए यहाँ पर लिया जाएगा। और दूसरे साल आप जानते हैं कि पहले साल पर भी 5% यहाँ पर लिया जाएगा, इसका भी 5% यहाँ पर लिया जाएगा। तो 16 पंजे 80, 0 0 कटेगी यानी कि कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, एक सेकंड भाई, एक सेकंड। ये कहता है कि एक ग्राहक एक वर्ष जनवरी और पहली जुलाई को अब 3200 रुपए जमा करता, सॉरी देखो ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर 3200 रुपए इसने 1 जुलाई को जमा किए, 1 जनवरी को जमा किए, भाई 1 जनवरी को इसने 3200 रुपए यहाँ पर जमा किए, ठीक है। तो पहले साल जो रुपए होंगे उसके, वो कितने रुपए पर ब्याज लगेगा, 3200 रुपए पर ब्याज लगेगा, यानी कि 3200 का 5%, कितना आया भाई, 160 आया। जैसे ही 1 जुलाई आती है, 1 जनवरी को उसने कितने रुपए दे दिए, 3200 रुपए दे दिए। अब वो 1 जुलाई के बाद, 1 जुलाई, 1 जुलाई को उसने 3200 रुपए और दिए, तो अब जो रुपए हो गए वो कितने हो गए, 6400 उसके टोटल रुपए हो गए। अब इस पर क्या है, इस पर भी 5% का आपका ब्याज लगेगा, ठीक है। इस पर भी 5% का आपका ब्याज लगेगा, यानी कि 6 पंजे 30 और 4 पंजे 20, 320 रुपए आपके, ठीक है। अब देखो दूसरे एक ही महीने, दूसरे हाफ ईयरली में जो काउंट होगा वो इसका भी 5% काउंट होगा, यानी कि इसका भी 5% यहाँ पर काउंट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसका 5% यानी कि अगर आप देखोगे तो 16 पंजे 80 यानी कि 8, ठीक है। तो बस आपका जो ब्याज आया है वो कितना आया है, 160, 320 और 8, इनको इकट्ठा कर दो तो 328 रुपए का, 328 को 160 में ऐड करोगे तो यहाँ पर आएगा 8 8, यानी कि 488 रुपए जो है वो आपका क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो एक ही साल में जो पर्सन है वो 2 बार अपनी किस्तें देता है। किस्तें कैसे भाई, एक तो उसने दिए 3200 रुपए पहली जनवरी को, और एक दिए उसने 3200 रुपए और उसमें ऐड किए, वो किए उसने पहली जुलाई। तो पहली जुलाई तक उसके 6 महीने हो गए। अगर 6 महीने उसके हो गए हैं तो पहले 3200 पर उसका 5%, हाफ ईयरली जब काउंट करते हैं तो हाफ ईयरली में रेट आधी हो जाती है। रेट अगर आधी हो गई है तो 5% उसका ब्याज लग जाएगा, कितना, 160 रुपए। अब उसकी जो अमाउंट है वो 3200 रुपए और उसमें ऐड हो गई, यानी कि अब कितनी हो गई, 6400 रुपए हो गई है। अब इस 6400 पर 5% के हिसाब से कितना ब्याज, 320 रुपए। लेकिन हाफ ईयरली 2 बार काउंट हुआ है, यानी कि एक ही साल में जब हाफ ईयरली हम काउंट करते हैं तो पहले वाली जो हमने वैल्यू रखी है इसका भी तो 5% हम इस महीने के यानी कि पूरे साल के अंत में कैलकुलेट करेंगे, तो इसका भी 5% यहाँ पर 8 रुपए आ गया है, ठीक है। इन सभी को ऐड करेंगे तो ये चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि टोटल जो ब्याज मिला है उसको वो इतना मिला है, 488 रुपए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भाई सिंप्लीफिकेशन से, ठीक है, आसान क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ आपको कैलकुलेशन ही करनी है और कुछ नहीं करना है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। 5,000 रुपए पर एक वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या? देखो, अगर आप पिछला क्वेश्चन नहीं समझ पाए हैं ना, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। इस क्वेश्चन को अगर अच्छे से देख लोगे तो वो क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरीके से आपके समझ आता है। देखो, यहाँ पर कहता है कि एक अमाउंट है मेरे पास, उस अमाउंट को पहले तो ईयरली काउंट करो, यानी कि एक ही साल ईयरली जब काउंट होती है तो ना तो रेट को हम बढ़ा घटा सकते हैं, जो रेट होती है उसी रेट को हम उससे राशि पर लगा देते हैं, और जो हमारा ब्याज आता है वो एक साल के अंत में आता है, ठीक है। ईयरली का मतलब समझ लो एक बार, ईयरली का मतलब होता है कि एक साल में एक ही बार ब्याज, ठीक है, यानी कि वन टाइम इंटरेस्ट, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वन टाइम इंटरेस्ट। हाफ ईयरली में क्या होता है, हाफ ईयरली में हम काउंट करते हैं टू टाइम इंटरेस्ट, ठीक है। हाफ ईयरली में बेसिकली टू टाइम से भी ज्यादा इंटरेस्ट होता है। जैसे अगर मैं कहूँ जो एक अमाउंट है, इस अमाउंट पे हाफ ईयरली, तो रेट जो भी आपको दी होगी उस रेट को हम कर देंगे और यहाँ पर रखेंगे अपनी अमाउंट, अमाउंट का यहाँ पर होगा फर्स्ट ईयर, यहाँ पर आएगा सेकेंड ईयर, और इस फर्स्ट ईयर का भी यहाँ पर एक और ब्याज यहाँ पर लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली थर्ड टाइम हो जाएगा, यानी कि जो भी हाफ ईयरली काउंट होगा उसमें दो तो लगेंगे ही लगेंगे, और पहले वाले साल का भी ब्याज हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये होगा आपका हाफ ईयरली। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है वो कहता है कि 5,000 रुपए पर, तो 5,000 रुपए, इस पर 4% वार्षिक दर से, ठीक है, 4% की वार्षिक दर से एक साल का ब्याज कितना बनेगा? 4% की दर से एक साल का जो ब्याज बनेगा 0,0200 रुपए, ठीक है। अब कहता है अगर मैं इसको हाफ ईयरली कर, ठीक है, ये तो 200 रुपए हो गए। अब मैं इस 5,000 रुपए को ही हाफ ईयरली काउंट करवा देता हूँ। अब हाफ ईयरली में मैंने आपको बोला था कि रेट को आप आधा कर दो, यानी कि 4 से 4/2, यानी कि अब जो रेट होगी वो 2% की होगी, ठीक है। यानी कि 2% की रेट होगी तो 2% यहाँ, 2% यहाँ, भाई 2% से इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 × 10 यानी कि 100, यहाँ भी 100, और इसका भी 2% यहाँ पर लगेगा, ठीक है, 2% यानी कि 2, ठीक है। यानी कि इसका जो टोटल ब्याज आया वो कितना आया? 100, 100, 200 और 202 रुपए, ठीक है। और इसका जो ब्याज आया वो कितना है? 200 रुपए, यानी कि इन दोनों के जो ब्याज का अंतर होगा वो कितना होगा? 2 रुपए, यानी कि 202 माइनस 200, यानी कि 2 रुपए, ठीक है। तो यानी कि 2 रुपए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसका दूसरा तरीका बता देता हूँ, ऐसे में ही अगर वैल्यू आपको बड़ी दे दी जाए, यानी कि रेट आपको कुछ ज्यादा दे दी जाए और सेम इसी पैटर्न का कोई क्वेश्चन आपके सामने अगर आ जाए, तो ऐसे में आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि पहले जो ईयरली जो रेट दी गई है वो क्या है, ईयरली रेट लेनी है आपको, ठीक है, और माइनस कर देना है हाफ ईयरली रेट से। बेसिकली हाफ ईयरली रेट जो है वो हमेशा ज्यादा आएगी, ठीक है। तो हाफ ईयरली रेट माइनस ईयरली लिख लो, माइनस ईयरली रेट, ठीक है, दोनों को आपस में माइनस कर देना। जो भी रेट यहाँ पर बनेगी, सिर्फ जो वैल्यू का यहाँ पर जो भी आंसर यहाँ पर, मान लो यहाँ पर p कोई भी वैल्यू है, तो सिर्फ आपको वैल्यू का, अगर आपसे वैल्यू में आंसर पूछा है तो वैल्यू में बनाने के लिए उसे जो भी यहाँ पर राशि दी होगी उस राशि का आप p% यहाँ पर निकाल देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कहता है कि 5,000 रुपए पर 4% की क्या है? ईयरली है, ठीक है। तो 4% यहाँ आ जाएगा,
हाफ ईयरली में क्या है, 2-2% की है, और जब भी सक्सेसिव यानी कि 2% और कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो पहले महीने पहले राउंड में भी 2%, दूसरे राउंड में भी 2%, और प्लस में 2 × 2, ये हो गया इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि 4.4, 4.04। ठीक है, तो ये हो गया इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ पर जो रेट आएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, 0.04। ठीक है, अगर आप देखोगे तो 5,000 का, डायरेक्ट 5,000 का हम क्या निकालेंगे, 0.04%, तो हमारा मिल जाएगा आंसर। पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो, और यहाँ से 2 जीरो, 3 जीरो, 3 जीरो एज इट इज, 5 से 2, 2 से 2, तो यानी कि 2 रुपये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस चीज को समझ लो। अगर मान लो आपके सामने जो रेट है वो कुछ बढ़ाकर दे दी जाए, ऐसी वैल्यू में दे दी जाए 12%, 30%, 40%, तो आपको वहां पर कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको यहाँ पर इस चीज को अप्लाई कर लेना है और अपना आंसर जो है वो सेकेंडों में यहाँ पर निकाल लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ज्यादा टाइम हमने इस क्वेश्चन में लगा दिया, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। देखो भाई, यहाँ पर कहता है गीता और राधा के पास जो रुपयों का जो अनुपात है वो कितना है, 7 और 15। ठीक है, गीता और राधा 7:15। ठीक है, कहता है राधा और सविता के पास जो रुपए हैं वो 7:16। राधा और सविता के पास 7:16। ठीक है, कहता है सभी, यदि गीता के पास 980 रुपए हैं, तो पहले तो इनको वैल्यू को नाम बराबर कर लो। देखो ये दोनों एक ही जगह पर है, तो राधा के पास एक ही तो अमाउंट होगी, दो अलग अलग अमाउंट तो हो नहीं सकती है, इनको बराबर कर लो। यहाँ बराबर करने के लिए भी 7 से गुना, यहाँ 15 से गुना, यहाँ भी 15 से गुना, यहाँ भी 7 से गुना। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर कह रहा है कि गीता के पास 980 रुपए हैं, तो गीता के पास कितने रुपए हो गए भाई, 7 × 7, ये किसके बराबर है, 980 रुपए के बराबर। ठीक है, तो बटे में कितना आ जाएगा, 7 × 7, यानी कि 1 यूनिट बराबर आ जाएगी किसके, 980 अपॉन में 7 × 7। किसके पास पूछे हैं, सविता के पास पूछे हैं, तो 16 × 15। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 15 और 16, यानी कि 15 दूनी 30, और ये आ जाएगा 480। ठीक है, सॉरी 4800 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो एक जीरो रहेगा, 4800 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक व्यक्ति है जो कि ट्रैवल करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, और किस स्पीड में जाता है, 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जाता है। ठीक है, यानी कि जो स्पीड है वो कितनी है, 180 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और कहता है उसी मार्ग से 240 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वापस आना। भाई ये हो गया, ये कोई डिस्टेंस है, इसको कवर करने में, जाने में उसे उसकी जो स्पीड थी वो थी 140 किलोमीटर पर आवर, और आते हुए जो उसकी स्पीड है वो है भाई 240 किलोमीटर पर। ठीक है, कहते हैं यदि जाने और आने में उसने सिर्फ और सिर्फ कितना समय लगाया, 6 घंटे का समय लगाया, 6 आवर, तो दोनों स्थानों के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, बेसिकली इसको ए पॉइंट मान लो, इसको बी पॉइंट मान लो, तो ए और बी के जो बीच की दूरी होगी वो क्या होगी। एक बात सोचो भाई, जाते हुए और आने में उसने जो स्पीड का जो डिस्टेंस जो है वो 6 घंटे में कवर किया, तो स्पीड का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा भाई, यहाँ पर 180 रेशियो 240। ठीक है, 6 × 18 और 6 × 24, यानी कि 3:4।
तो टाइम का जो रेशो हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 4:3। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो ये जो 7 यूनिट है ये किसको दिखा रही है, ये 6 घंटे को दिखा रही है। ठीक है, तो 1 यूनिट किसको दिखाएगी, 1 यूनिट यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगी किसको, 6/7। ठीक है, अब आपको दिखाना क्या है, आपको इसकी टोटल डिस्टेंस यहाँ पर निकालनी है। टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितनी हो जाएगी, देखो स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम, यानी कि स्पीड कितनी है 180 है, टाइम कितना है 4 घंटे है, तो इसका टाइम कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा। ठीक है, तो स्पीड इनटू टाइम यानी कि कितना डिस्टेंस है 720 है, तो इस 720 को यहाँ पर रख लो और कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, पॉइंट में आपका आंसर आएगा। ठीक है, अप्रोक्स में आंसर तो नहीं दिया, ये पॉइंट में दिया है। तो यहाँ पर देखो भाई 7 से इसको कैंसिल करोगे तो 7 1 0, 7 2 14, 6 बचेगा और 7 8 6। ठीक है, 6 बचेगा। कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, 6 8 48, 8 6 दूनी 12 और 4 16 हो जाएगा, ठीक है 6 हो जाएगा, यानी कि 616.8 के आसपास होगा आपका आंसर। ठीक है, यानी कि 617.14 किलोमीटर हो जाएगा आपका आंसर। तो ये हो जाएगी आपकी डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। एक क्यूबॉइड को यहाँ पर पिघलाकर छोटे छोटे गोलों में परिवर्तित किया है। देखो एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ जो है, लेंथ ब्रेथ और हाइट दी गई है 24 18 और 12, जिसको छोटे छोटे क्यूब में डिवाइड किया है। ठीक है, यानी कि 24 18 और कितना में 12। देखो इन इस लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का एक एक क्यूबॉइड है, उसको पिघलाकर उससे छोटे छोटे क्यूब बनाए हैं, तो उन क्यूबों की संख्या क्या होगी, और क्यूब की जो लेंथ दी गई है वहां पर जो साइड दी गई है वो कितनी दी गई है 6 सेंटीमीटर यहाँ पर दी गई। अब एक बात बताओ, जब हम इसे पिघलाएंगे तो जो इसका वॉल्यूम होगा वो सभी के सभी छोटे के छोटे जितने भी क्यूब बने होंगे उन सभी का वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो बेसिकली इनका वॉल्यूम निकालेंगे, इनका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, और बटे में कितना भैया हमारा 6, यानी कि इस क्यूब का वॉल्यूम, और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है एक ही क्यूब, यानी कि 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ 4, यहाँ 3 और यहाँ पर कितना 2, तो 4 3 12, 12 दूनी 24, यानी कि 24 बनेंगे क्या क्यूब आपके। ठीक है, 24 क्यूब आपके बनाए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है कि 73 115 और 185 को एक संख्या से डिवाइड किया जाता है जिससे आप जो रिमाइंडर जो निकलता है वो सभी का इक्वली होता है, यानी कि सेम होता है। ऐसी सबसे बड़ी जो संख्या है वो पॉसिबल बताइए, यानी कि पॉसिबल वैल्यू हमें फाइंड करनी है। जो इन तीनों वैल्यूज को डिवाइड करें, उन तीनों वैल्यूज को डिवाइड करने पर जो उनका रिमाइंडर है वो सभी का सेम बचे 185। ठीक है, अब देखो भाई इसका एचसीएफ निकालने का एक तरीका तो हमें पता ही है कि भाई बड़ी वैल्यू ले लो और बड़ी वैल्यू से उससे छोटी वैल्यू से उसको डिवाइड करते हुए चलो। दूसरा तरीका क्या है कि भाई आप यहाँ पर कोई भी एक ऑप्शन ले लो, ऑप्शन के माध्यम से उनको डिवाइड करते हुए चलो। जैसे कि भाई अगर मैं ऑप्शन यहाँ पर 14 लेता हूँ तो 14 से मान लो मैं इसको डिवाइड करने चलता हूँ, तो मुझे पता है कि 14 से डिवाइड करूंगा तो 3 रिमाइंडर मिलेगा, यहाँ पर भी 3 रिमाइंडर मिलेगा और यहाँ पर भी 3 रिमाइंडर मिलेगा, यानी कि 14 हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अदरवाइज बड़ा मेथड आपको पता ही है, इससे इसको डिवाइड करोगे 115
1 पर जाएगा 1157, 0 यहाँ पर 7, 70 आ जाएगा, यहाँ पर 115 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, ये 70 आ जाएगा, यहाँ 5 और यहाँ 4, ठीक है। यहाँ पर 45 हुई, एक सेकेंड, 45 हुई 70, 45, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 25, 25 से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ आएगा 45, यहाँ 1, यहाँ आएगा 20, ठीक है। काफी लंबा, यहाँ 25 एज इट इज, यहाँ पर 20, और यहाँ पर कितना भाई 1 पर, यहाँ आ गया आपका 5, ठीक है, और इस 5 से यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 4 पर यानी कि 20 कैंसिल। अब इस 5 से आप डिवाइड करोगे किसको, 73, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 73, और ये 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 1 पर जाएगा, ठीक है, फिर 2 और 3, फिर 5 का 20 पर जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम इस वैल्यू में से इस 3 को माइनस कर देते हैं, ठीक है, ये 3 रिमाइंडर बच रहा है, अगर मैं इस वैल्यूज में से सभी वैल्यू में से 3 को माइनस करूंगा तो मुझे वही वैल्यू 3 माइनस करने के बाद, देखो 3 माइनस करूंगा तो यहाँ पर बनेगा 70, और यहाँ बनेगा 112, और यहाँ बनेगा 183, इन सभी का सॉरी 182, इन सभी का चाहिए मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और वही हो जाएगा आपकी इस क्वेश्चन का आंसर। ये लॉन्ग मेथड है, इसको यूज नहीं करना होता जनरली पेपर में, बहुत रेयर चांस होते हैं कि हमें इस मेथड से इसको सोल्व करना पड़े, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन रखिए और ऑप्शन के माध्यम से इसको डायरेक्ट सोल्व करिए। फिर लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, ठीक है, देखकर जरूर जाना, और कमेंट में अपने जो सजेशंस है उनको जरूर छोड़ना, और अगर आपको फिर भी और भी कोई वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पर तो वो भी मुझे बताना, ठीक है। देखो यहाँ पर कहता है कि एक दुकानदार जो है वो गलत वजन का उपयोग करता है और वस्तु को सीपी पर बेचने का, यानी कि जो उसने कॉस्ट प्राइस तय किया उस कॉस्ट प्राइस पर बेचने का दावा करता है और 25% का लाभ कमाता है, ठीक है। तो ये 25% का लाभ कमाता है, यानी कि 5 की चीज वो 6 में सेल करता है, और क्या करता है कि 1000 ग्राम की जगह वो कितने ग्राम का उपयोग करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली मुझे ये बताओ उसे देनी चाहिए कितनी क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी, ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो इस 1000 क्वांटिटी ना देकर ऐसी कितनी क्वांटिटी दे ताकि उसका जो प्रॉफिट है वो कितना रहे, 25%, 4 से 5, ठीक है, 4 से 5, यानी कि 20% का लाभ कमा रहा है, यानी कि 5 की वैल्यू यहाँ पर कितनी भाई 1000 ग्राम, 5 यूनिट 1000 ग्राम, तो 4 यूनिट कितना 800, बस ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो भाई आज की सीरीज यहीं तक रहेगी, 20 क्वेश्चन आपके, अगर इसमें कोई भी आपको सजेशन देना हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे दे सकते हैं, मैं उसको जरूर इम्प्रूव करूंगा। और क्वेश्चन कैसे लगे, सीरीज कैसी लगी, पीडीएफ चाहिए अगर आपको तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं एक टेलीग्राम चैनल आपको ना बना दूंगा जिसमें मैं जो भी ये वीडियो जो भी ये पीडीएफ है इनको वहां पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। सो आज के लिए थैंक यू।